नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। आज़ादी की लड़ाई में आज का दिन बेहद खास है। हमारे लिए प्रेरणा है कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है और आज़ादी की लड़ाई में किन किन का खून शामिल है। आज हम भगत सिंह की विरासत की बात करेंगे। उनकी विरासत पर किस तरीके की राजनीति की जा रही है उसकी बात करेंगे। उन झूठों की बात करेंगे जिनके सहारे सांप्रदायिकता आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। इसके अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग बातें हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। फांसी से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने क्या लिखा था, हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एक 20 साल का नौजवान कितनी परिपक्वता से अपनी बात कह रहा है। एक संदेश दुनिया के सामने है, एक मिसाल दुनिया के सामने है। लेकिन दुर्भाग्य से हम भगत सिंह को पढ़ते नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्कूलों, अपनी शाखाओं के माध्यम से भगत सिंह की एक तस्वीर हमारे सामने पेश की है, जिसमें हमें यह भाव नजर आता है कि भगत सिंह का मतलब है हिंसा, भगत सिंह का मतलब है बंदूक की ताकत पर आजादी। लेकिन अगर आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह सब झूठ है। भगत सिंह की तार्किकता, धर्म पर उनके विचार, आजादी और समाज के निर्माण की ठोस बातें और हिंसा के लिए आधारों की विवेचना एक ऐसे व्यक्ति के पास हमें ले जाती है जिसके पास एक विपुल ज्ञान था, एक सपना था देश को बनाने का, आगे ले जाने का। आज के इस वीडियो में हम उनकी चिट्ठियों की बात करेंगे, फांसी से पहले के खत का एक हिस्सा आपको सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने जासूसी करने से इनकार किया, कैसे भगत सिंह ने माफी मांगने से इनकार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आजादी की लड़ाई से एकदम दूर खड़ा रहा। आज सावरकर, गोलवरकर, हेडगेवार की जय जयकार हो रही है। मीडिया की मदद से आपको बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़े नायक हैं। कभी आपने उन नायकों की चिट्ठियां पढ़ी हैं, उनकी माफियां पढ़ी हैं? कभी आपने यह समझने की कोशिश की है कि भगत सिंह मुखबिरी से इनकार कर रहे हैं, यातना को स्वीकार कर रहे हैं? सावरकर, गोलवरकर, हेडगेवार आजादी की लड़ाई से दूर खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना बुन रहे हैं। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जो हिंदुओं के लिए ही सबसे ज्यादा घातक है, जो हिंदू अधिकारों की कीमत पर बनाया जाने की कोशिश, जिसे हिंदू अधिकारों को कुचलकर कथित रूप से हिंदुओं के लिए बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले भगत सिंह के पत्र का वह अंश जो उन्होंने फांसी की एक रात पहले लिखा था। भगत सिंह लिखते हैं, जीने की स्वाभाविक चाहत मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त है, मैं कैदी बनकर
या प्रतिबंधों के बीच नहीं जीना चाहता, मगर एक बात है जो मुझे आज भी कचोटती है। मेरे दिल में मानवता और अपने देश के लिए कुछ भी करने की बड़ी इच्छाएं थी। मैं इन महत्वाकांक्षाओं का 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया हूं। यदि मैं जीवित रहूं तो शायद मुझे उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। यदि मेरे मन में कभी यह बात आई कि मुझे मरना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे यही मंशा थी। भगत सिंह आगे लिखते हैं, अगर मैं फांसी से बच गया तो मेरी वह कमजोरियां जनता के सामने आ सकती हैं जो इस वक्त जाहिर नहीं हैं। इससे क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। आप भगत सिंह के विचारों को कितनी स्पष्टता से समझ सकते हैं। थोड़ा और पहले चलते हैं और भगत सिंह के बचपन का एक खत पढ़ते हैं। इससे आप उनकी बाल सुलभता का अंदाजा लगाएंगे। यह खत 22 जुलाई 1918 को लिखा गया है और उनका यह पत्र उनके दादा अर्जुन सिंह को संबोधित है। भगत सिंह लिख रहे हैं, पूज्य बाबा जी नमस्ते। अर्ज यह है कि आपका खत मिला, पढ़कर दिल खुश हुआ। इम्तिहान की बात यह है कि मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का नतीजा बताया गया है। उनमें मैं पास हूं। संस्कृत में मेरे 150 नंबरों में 110 नंबर हैं। अंग्रेजी में 150 में 68 नंबर हैं। जो 150 में से 50 नंबर लाए हैं वह पास होता है। 68 नंबर को लेकर मैं अच्छी तरह से पास हो गया हूं। किसी किस्म की चिंता न करना, बाकी नहीं बताया गया है। छुट्टियां 8 अगस्त को होंगी। आप कब आएंगे लिखना। यह एक पोते की चिट्ठी है दादा को। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी हो गई। उनकी फांसी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में भगत सिंह की फांसी पर प्रस्ताव पास किया गया। यहां महात्मा गांधी ने खुद भगत सिंह की शहादत पर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को कांग्रेस में रखने की जिम्मेदारी नेहरू ने निभाई। 29 मार्च 1931 को नेहरू ने जो कहा वह जरूर पढ़ना चाहिए। नेहरू इससे पहले भगत सिंह से मिलने 8 अगस्त 1929 को जेल जाते हैं। मुलाकात के बाद 9 अगस्त को लाहौर में वक्तव्य देते हैं। उनकी बहादुरी, देश प्रेम की निरंतर सार्वजनिक प्रशंसा करते हैं। भगत सिंह की बहादुरी को भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हैं। भगत सिंह के लंबे उपवास के दौरान भी 5 जुलाई 1929 को वह दिल्ली में बयान देते हैं। भगत सिंह पर बहुत सी किताबें मौजूद हैं, बशर्ते हम उन्हें पढ़ना चाहें। प्रधानमंत्री के अर्ध सत्य वाले भाषणों से दूर रहें, मीडिया से सावधान रहें। आपकी स्क्रीन पर यह जो खबर आ रही है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2018 में दिए गए भाषण का अंश है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब भगत सिंह
और उनके साथी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलने नहीं जाता था। भरी सभा में यह बातें की जा रही हैं, जनता सुन रही है, मीडिया बार बार बता रहा है। आपके दिमाग में कचरा इसी तरह से भरा जा रहा है। आज हम भगत सिंह की एक जीवनी पर बात कर रहे हैं। इस जीवनी के लेखक हैं सतविंदर जस। लंदन में कानून के प्रोफेसर हैं। लेखन के साथ वह मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय हैं। हिंदी अनुवाद आलोक श्रीवास्तव ने किया है, जो कवि, लेखक, प्रकाशक के रूप में विख्यात हैं। हिंदी के पाठक उनसे परिचित हैं। उन्होंने 1996 से संवाद प्रकाशन शुरू किया। अब तक 400 से अधिक क्लासिक और महत्वपूर्ण पुस्तकों के संपादन प्रकाशन के लिए जाने जाते हैं। हिंदी के पाठक उन्हें आहा जिंदगी के लिए भी जानते हैं। इस जीवनी को पढ़ना भगत सिंह को जानने, समझने और आजादी के पूरे आंदोलन से परिचित होने के लिए एक बेहद जरूरी किताब है, जिसमें सरलता से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त हो क्या रहा था। यह किताब बताती है कि नेहरू कैसे भगत सिंह के लिए लगातार बोल रहे हैं, भगत सिंह से मिलकर आ रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ, संदर्भों के साथ किताब में जिक्र है कि कब कब, किन किन मौकों पर नेहरू भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से मिलने जेल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह जो खबर आ रही है, यह भी उसी दौरान की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेहरू कैसे जेल का दौरा कर रहे हैं। पीयूष बवेली की किताब नेहरू मिथक सत्य में भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि किस तरह से नेहरू जेल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे नौजवानों से मिल रहे हैं। उनकी यातनाओं पर बाहर जाकर सभाओं में बात कर रहे हैं। कराची अधिवेशन में उनका भाषण एक बेहद महत्वपूर्ण भाषण है, जिसमें वह भगत सिंह के योगदान को रेखांकित कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जैसे इतिहास घबरा जाता है, किताबें कांपने लगती हैं, मीडिया एक बवंडर खड़ा करता है और आपके दिमाग को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर एक शून्यता है और उस शून्यता में कोई भी बात भरी जा सकती है। आपको बताया जा सकता है कि सावरकर, गोलवरकर और हेडगेवार ही आजादी के नायक हैं। इसलिए इस तरह की बातों से सावधान रहें। बार बार इस बात को रेखांकित किया जाता है कि सावरकर ने माफी किस तरह मांगी और वैसा ही एक फॉर्मेट होता था माफी मांगने का। लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि सावरकर को माफी मांगने की जरूरत क्यों थी। ऐसे मौके तो भगत सिंह के पास भी थे। भगत सिंह की जीवनी, पेज नंबर 302। भगत सिंह सुखदेव को अपनी जिंदगी का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किस तरह से खुफिया अधिकारियों ने उन्हें जान बचाने के लिए मुखबिर बन जाने का प्रस्ताव दिया था और कैसे भगत सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनके अपने उसूल थे। भगत सिंह क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब मुझे दिल्ली से यहां शिनाख्त के लिए लाया गया, तब कुछ खुफिया अधिकारियों ने मेरे पिता की मौजूदगी में मुझसे बात की। उन्होंने कहा, मैंने गुप्त बातें ना बताकर अपनी प्राण रक्षा की कोशिश नहीं की है,
इस वजह से ही मेरा जीवन बेहद तकलीफदेह बन गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की मौत खुदकुशी के समान है, मगर मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे जैसे विश्वासों और आदर्शों वाला शख्स किसी भी बेकार मरने के बारे में नहीं सोचेगा। हम अपने जीवन की अधिकतम कीमत पाना चाहते हैं। हम अपने भरसक इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, खास कर मेरे जैसा शख्स जिसकी जिंदगी में कहीं भी कोई दुख या फिक्र नहीं है। आप देखें, भगत सिंह साफ साफ शब्दों में जासूसी के प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं। ऐसे प्रस्तावों को जिन पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथित नायकों ने अपनी जान बचाई, आज उनका गुणगान है, उनके बारे में पुराण लिखे जा रहे हैं, गाथाएं लिखी जा रही हैं, और हम सब जैसे एक नागरिक के रूप में उन्हें स्वीकार करते चले जा रहे हैं। भगत सिंह का इससे बड़ा अनादर क्या हो सकता है। अब एक ऐसा किस्सा जो संभव है आपने इससे पहले नहीं सुना हो, और यह सुनना जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि कैसे लगातार आपके दिमाग में दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या आपने सुना है कि भगत सिंह की माता विद्यावती जी कभी इंदिरा गांधी से मिली थी? आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर आ रही है, इसे ध्यान से देखिए। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में भगत सिंह की माता विद्यावती जी से मिल रही हैं, उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। यह बात भगत सिंह की इस जीवनी से ही हम आपसे कह रहे हैं, साझा कर रहे हैं। भगत सिंह की जीवनी में पेज नंबर 55 पर सुपरिचित फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जिक्र है, और यह प्रसंग इसी हवाले से आप तक पहुंचाया जा रहा है। 1965 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद आती है, जिसमें भगत सिंह की शहादत को बेहद संजीदगी से रेखांकित किया गया था। मनोज कुमार इस फिल्म से जुड़े प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबा लेख उस वक्त लिखा था, और इस किताब में भी उसी लेख के हवाले से सारे संदर्भ दिए गए हैं। वह लेख आज भी ऑनलाइन मौजूद है। मनोज कुमार उस लेख में लिख रहे हैं, 2014 में मनोज कुमार ने यह लेख लिखा था। मनोज कुमार इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने 4 साल तक कैसे इसके बारे में रिसर्च किया, अखबारों के दफ्तर गए, पुरानी किताबें, पत्रिकाएं, दस्तावेज सब वह पढ़ते हैं, और ऐतिहासिक संदर्भों और उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भूमिकाएं निभाई, और वह उस वक्त तक मौजूद थे। इस फिल्म की शूटिंग 1963 में शुरू हुई थी। दिसंबर 1965 में फिल्म रिलीज हुई, और इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को सर्वश्रेष्ठ लेखक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म को अपार लोकप्रियता मिली। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी इसे मिला। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी इसे ही मिला। लेकिन इससे आगे मनोज कुमार बता रहे हैं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समय दिया है 1966
मनोज कुमार के पिताजी भगत सिंह की माता विद्यावती जी को लेने चंडीगढ़ रवाना हुए हैं, जिससे कार्यक्रम में वह मौजूद रह सकें। 2014 में इस प्रसंग को याद करते हुए मनोज कुमार विद्यावती जी के बारे में लिखते हैं, जब वे मंच पर आईं तो लोग खड़े हो गए और 15 मिनट तक तालियां बजती रहीं। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। हमने पुरस्कार के साथ प्राप्त पूरी राशि विद्यावती जी को अर्पित की। हमें भगत सिंह की मां से भरपूर प्यार मिला। इस फिल्म के गाने आज भी हमारे जैसे आसपास हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पर मेरा रंग दे बसंती चोला, ए वतन हमको तेरी कसम और सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत क्लासिक का दर्जा पा चुके हैं। यह प्रसंग इसलिए क्योंकि आपको लगातार बताया जा रहा है कि जैसे इस देश में आजादी के नायकों के सम्मान की कोई परंपरा ही नहीं थी। नेहरू और गांधी परिवार ने कभी उसका ख्याल ही नहीं किया। मनोज कुमार वही मनोज कुमार हैं जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने खड़े हो गए थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया। तो जब एक विरोध करने वाला व्यक्ति आगे चलकर किसी का जिक्र करे तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। कैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भगत सिंह की माताजी से मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रही हैं। यह सब हमारे देश में हमेशा से होता रहा है। लेकिन यह एक ऐसा वक्त है जहां पर सब कुछ झुठलाया जा रहा है ताकि आजादी के नए प्रतीक गढ़े जा सकें। आरएसएस भगत सिंह के साथ वही कर रहा है जो उसने विवेकानंद के साथ किया। स्वामी विवेकानंद को एक हिंदू सन्यासी के रूप में बदल दिया गया। अगर आप उनके विचार धर्म के बारे में पढ़ें, जाति के बारे में पढ़ें, देश के बारे में पढ़ें, तो आप समझ पाएंगे कि आरएसएस से उनकी कितनी असहमतियां हैं। इसलिए आजादी के नायकों और उनकी विरासत के प्रति सतर्क रहिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स के माध्यम से मेंबरशिप लेकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।